दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और एक बड़ी खबर बहरहाल ये है कि अरशद शरीफ साहब की जो बेगम है वो लगातार ट्वीट कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि अरशद साहब के जो सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं वो किसी ने चेंज कर दिए हैं और ट्विटर हो, यूट्यूब और मुख्तलिफ जगहों से, फेसबुक से भी अरशद शरीफ साहब के अकाउंट्स को हैक किया गया है, पासवर्ड चेंज करके कोई लगातार वहां से कंटेंट डिलीट कर रहा है, अरशद साहब की ट्वीट्स डिलीट कर रहा है, वीडियोस डिलीट कर रहा है, उनकी पोस्टें वहां से जाकर डिलीट कर रहा है। और उनकी बेगम ये भी कह रही है कि मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर जो कि एडमिन थी वो वहां से उन्हें निकाल दिया गया है। तो ये कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, बड़ा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि डीजीआईएसपीआर साहब ने आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1.5 घंटा तकरीबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है और इसके अंदर बड़ी संजीदा नौइयत के सवाल भी हुए और बड़ा अच्छे से उन्होंने टैकल भी किया, जवाब भी दिए, डिटेल्स भी सामने रखी हैं। लेकिन ये डिस्कशन का हिस्सा है, इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई है और बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर सवाल उठ गए हैं। यानी मिसाल के तौर पर बहुत सारे पाकिस्तान के तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि डीजीआईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है असल में इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे पैगामात हैं और बहुत अहम चीजें या मैसेजेस भी उन्होंने करने किए हैं। कुछ साथी ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ तकरीबन सबका इसके ऊपर कंसेंसस है कि डीजीआईएसपीआर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसके अंदर गुस्सा था, एग्रेशन था, इमोशंस थे, जज्बात थे, लिहाजा ये एक गैर मामूली बॉडी लैंग्वेज हमें नजर आई है। दूसरी बात यह है कि डीजीआईएसपीआर साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि इदारे के अंदर अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ एहतसाब किया गया है और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां की गई हैं और कुछ को नौकरी से बाकायदा से फारिग कर दिया गया है और कुछ आम तरीन यानी इदारे की बड़ी शख्सियात जो कि वेटरन्स हैं उनकी फैमिलीज को भी वो भी इस वक्त यानी तहवील में हैं और उनके हवाले से भी बातचीत चल रही है या उनके हवाले से भी सबूत मौजूद है। तो इसके अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए पैगाम है कि हमने अपने इदारे के अंदर लोगों को नहीं बख्शा, यानी कि जिन जिन के खिलाफ जो जो लापरवाही जिन्होंने की है हम उनके पीछे गए हैं। लिहाजा 9 मई को जो कुछ हुआ है ये रेड लाइन है, जीरो टॉलरेंस है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएसपीआर साहब ने यह भी कहा कि 9 मई हमारा इंतजार कर रहा है और यहां से आगे हम तभी बढ़ेंगे जब 9 मई के हवाले से तमाम डिटेल्स मंजरेआम पर आएंगी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो साफी मौजूद थे उनका यह कहना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह बताया कि 102 लोगों के खिलाफ जो मिलिट्री की तहवील में है उनके खिलाफ ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, लेकिन डीजीआईएसपीआर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन लोगों के खिलाफ ट्रायल बाकायदा से शुरू हो चुका है। और मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर झूठ बोला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा कि जब तक इस केस के ऊपर हमारा फैसला ना आ जाए, चूंकि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ही सुन रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ही फैसला करेंगे, तब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कम से कम ट्रायल नहीं शुरू होना चाहिए। लेकिन आईएसपीआर साहब ने कहा कि ट्रायल बाकायदा से शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर डिबेट और डिस्कशन हो रही है। और खासतौर पर एक अच्छा बड़ा नुक्ता, अहम नुक्ता यह भी था कि जब इमरान खान के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्लेयर्स को सबको बैठना चाहिए, बैठकर गुफ्तगू करें और मुल्क के अंदर जो एक अदम एतमाद की फिजा है कम से कम इसे खत्म करें। हामिद मीर साहब अगेन पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, अहम तरीन लोगों के साथ राब्ते रहते हैं, सियासतदान हों या फिर और ताकतवर लोग हों, सबके साथ गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा जी, उनसे पूछा गया कि दुबई के अंदर फैसले हो रहे हैं, वहां पर अहम तरीन लीडरशिप मौजूद है, तो उन्होंने कहा फैसले दुबई के अंदर नहीं होंगे, फैसले कहीं और होंगे। ये सिर्फ दुबई के अंदर सारे बैठे हुए हैं कि उन फैसलों के ऊपर हमने कोऑर्डिनेट क्या करना है या हम सब ने कौन कौन सा हिस्सा लेना है या हमने उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद कैसे करवाना है। लिहाजा दुबई से आप ज्यादा तवक्को ना रखें। उन्होंने कहा सियासतदानों के इख्तियार में ही नहीं है कि इलेक्शन की तारीख में, इलेक्शन इस साल होंगे या नहीं होंगे, ये सियासतदानों के इख्तियार में नहीं है। इसका ताल्लुक यानी इलेक्शन का ताल्लुक 9 मई के वाकयात से है। 9 मई के वाकयात, उनके अंदर मुलविस लोग जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच सकते तब तक हामिद मीर साहब के मुताबिक इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने कहा 9 मई वालों को सिर्फ सेटल नहीं करना बल्कि डिमोलिश करना है, यानी फारिग करना है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े गवाह आने वाले, जाहिर है उन लोगों के खिलाफ जो 9 मई में मुलविस थे, और आने वाला जो इलेक्शंस है वो कौन जीतेगा मुझे पता है। यानी मीर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन मुझे पता है, और जो लोग सोच रहे हैं कि हमने बेटे को बनाना है वज़ीर आज़म या बेटी को बनाना है, आप वो इस सोच से बाहर निकले। आ चुके प्लान कुछ और है और बहुत और सारी चीजें सामने आने वाली हैं। उन्होंने कहा कोई भी एक पार्टी इस वक्त मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं जीतेगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, वो अपनी नोयत का बंदा है और जब वो आएगा तो बहुत सारे मंसूबा साजों के मंसूबों के ऊपर पानी फिर जाएगा। अब यह अहम तरीन गुफ्तगू है जो हामिद मीर साहब ने की है। एंड अगेन देयर इज अ लार्ज डिबेट कि दुबई के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और दुबई के अंदर क्या बातचीत हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है। और आज जब डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो पहले यह सोचा जा रहा था, ये हम खुद भी बातचीत कर रहे थे कि यकीनी तौर पर इसका ज्यादातर हिस्सा होगा जो मोदी ने पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन अगेन देखा गया कि लार्जली हिस्सा 9 मई के हवाले से था। 9 मई एक बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है, चूंकि शोधा की तस्दीक हुई है और ये शहीद हमारे माथों का झूमर है। ये शहीद किसी गर्ज से बॉर्डर के ऊपर नहीं खड़े हुए थे, ये मुल्क के लिए
یہ کلمے کے لیے، یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ جان قربان کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں اور آپ بات چیت کر سکتے ہیں، شاید بہت ساری باتیں بڑی بڑی بڑھ کے مار سکتے ہیں، لیکن جب آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، بارڈر پر کھڑے ہوں، پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کر کے کھڑے ہوں، وہاں پر اگر آپ اپنی جان نثار کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، وطن پر قربان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اس کی قیمت ہے۔ قوموں کی جو ترقی ہوتی ہے، یا جو قوموں کا جو ایسنس ہوتا ہے، وہ شہیدوں کے خون سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے شہیدوں کا احترام کرنا ہے۔ یہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ویسے بھی ہونی چاہیے، کہ شہیدوں کا جو احترام ہے وہ لازمی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔